वेलकम टू वेदांशी एजुकेट। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। एसेंट हिस्ट्री की श्रृंखला चल रही थी, उसी में नेक्स्ट टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, तेरे अपने ना कर पाए तुझ पर कुछ उपहास, तू कर कुछ ऐसा जो बन जाए इतिहास। तो इतिहास की बात कर रहे हैं हम। भारत पर विदेशी आक्रमण, आज की जो चर्चा रहेगी वो यह रहेगी, भारत पर विदेशी आक्रमण। तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था वो ईरान के हकमनी वंश के राजाओं ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। जो हकमनी वंश था, आज थोड़ा मौसम खराब हो रहा है। जो हकमनी वंश था, हकमनी वंश के जो संस्थापक थे वो साइरस थे। ठीक है। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने का प्रयास 550 ईसा पूर्व में साइरस ने किया था। देखिए, साइरस को क्रूस भी कहा जाता था, ठीक है ना। क्रूस को ही, या फिर हम कह सकते हैं क्रूस को ही साइरस कहा जाता था। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में कर देता हूं, क्रूस। ठीक है। इसके बाद साइरस का उत्तराधिकारी था डेरियस। डेरियस ने सबसे पहले सफल आक्रमण किया था दारा फर्स्ट, या कह सकते हैं दारा प्रथम। दारा प्रथम 518 बीसी में 3 स्तंभों से यह जानकारी मिली है। अब वो 3 स्तंभ कौन कौन से हैं उन्हें मैं बताऊंगा आपको। पहला स्तंभ था, यानी कि स्तंभ कह लो या अभिलेख कह लो, ठीक है, वही स्तून अभिलेख। सेकंड था नक्शे रुस्तम अभिलेख, और थर्ड था पर्सीपोलिस। ठीक, ये 3 स्तंभों से हमें ये जानकारी मिलती है। डेरियस ने पहला सफल आक्रमण भारत पर किया था। ठीक, अब इस आक्रमण से हमें कौन कौन से फायदे हुए थे और प्रभाव क्या क्या पड़ा था। देखिए, जब भी आक्रमण होता है तो नुकसान तो होता ही है, ठीक है, ये आप भी जानते हो। तो इसके फायदे क्या क्या थे वो हम जानेंगे। इस आक्रमण के बाद भारत में खरोष्टी लिपि का विकास हुआ अरमाइक लिपि के सहयोग से। यानी कि खरोष्टी लिपि का विकास हुआ था अरमाइक लिपि के सहयोग से। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, दाएं से बाएं की तरफ खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, और इसका जो विकास हुआ था वो अरमाइक लिपि के सहयोग से हुआ था। ठीक है। सेकंड, इस आक्रमण के बाद भारत और ईरान के बीच व्यापार की शुरुआत हुई। जब ये आक्रमण के बाद में क्या हुआ, भारत और ईरान के मध्य व्यापार की शुरुआत हो गई। थर्ड पॉइंट इसमें, डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख लिखवाने की शुरुआत की। यानी कि जो डेरियस था, साइरस का जो उत्तराधिकारी था डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख लिखवाने की शुरुआत की। नेक्स्ट इसमें, इस वंश का अंतिम शासक, ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक दारा तृतीय था। यानी कि ये था हमारा ईरानी आक्रमण। यानी कि सबसे पहला जो आक्रमण था वो ईरानी के हकमनी वंश के राजाओं ने किया था। ठीक है। अब सेकंड आक्रमण, यानी कि दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानी आक्रमण था। भारत पर दूसरा जो विदेशी आक्रमण हुआ था वह यूनानी आक्रमण था। ईरानी आक्रमण के बाद मकदूनिया, ठीक है ना, ईरानी आक्रमण के बाद मकदूनिया को मैसोडोनिया भी कहा जाता है। यानी कि ईरानी आक्रमण के बाद मकदूनिया का निवासी सिकंदर,
ने भारत पर आक्रमण किया। अब जो मकदूनिया का जो शासक था वो फिलिपी था, यानी कि मकदूनिया का शासक फिलिपी था, और सिकंदर फिलिपी, यहां पर मैं लिख देता हूं फिलिपी टू, सिकंदर फिलिपी टू का ही पुत्र था। सिकंदर किसका पुत्र था? फिलिपी टू का पुत्र था। 29 वर्ष की आयु में पूरे विश्व को जीता। सिकंदर ने 29 वर्ष की आयु में पूरे विश्व को जीता और विश्व विजेता कहलाया। भारत में प्रवेश करने के लिए इसने भारत में प्रवेश करने के लिए इसने तीसरी शताब्दी, यानी कि तीसरी शताब्दी बीसी में इसने संपूर्ण ईरान का विनाश किया। मैं ये भी बताऊंगा इसने कहां से भारत में प्रवेश किया था, ठीक है, आगे नेक्स्ट चल के बताऊंगा सिकंदर ने कहां से प्रवेश किया था, फिलहाल हम इसे जानेंगे। भारत में प्रवेश करने के लिए इसने तीसरी शताब्दी बीसी में इसने संपूर्ण ईरान का विनाश किया और दायरा तृतीय को हराकर अश्वामनी वंश का अंत किया। किसने किया? सिकंदर ने। नेक्स्ट, तक्षशिला में शासक आभि ने एक, यानी कि तक्षशिला में आभि नाम के शासक ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया। तक्षशिला में आभि नाम के शासक ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया। और भी राजा थे जिन्होंने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया, यानी कि आभि के बाद में शिशुगुप्त शासक ने भी सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया था। 326 बीसी में विस्तता या हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया। कौन सी बीसी में? 326 बीसी में विस्तता का युद्ध या फिर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया। सिकंदर वे पोरस के मध्य लड़ा गया था। ये युद्ध जो लड़ा गया था ये सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित किया। जो विस्तृता का युद्ध था वो सिकंदर और पोरस के मध्य में लड़ा गया था और इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया था। सिकंदर ने भारत में 2 शहरों की स्थापना की। पहला शहर था निकैया, जो फिलहाल विजयनगर के नाम से जाना जाता है। इसने जो पहला शहर था वो अपनी विजय स्मृति में रखा, यानी कि पहले शहर का जो नाम था निकैया या फिर विजयनगर, अपनी विजय स्मृति में रखा। और दूसरा शहर जो बसाया था इसने भारत में बुकाफेला इसने अपने घोड़े के नाम पर रखा। इसने भारत में 2 शहरों की स्थापना की थी, एक था निकैया या फिर विजयनगर, जो फिलहाल विजयनगर के नाम से जाना जाता है। ये जो विजयनगर जो नाम रखा गया इसने अपनी विजय स्मृति के उसमें रखा था। और दूसरा जो शहर बसाया था इसने वो बसाया था बुकाफेला इसके घोड़े का नाम था, इसलिए इसने दूसरे शहर का नाम बुकाफेला रखा। 325 बीसी में तबीयत खराब होने से यह भारत से लौट गया, यानी कि सिकंदर 325 बीसी में इसकी तबीयत खराब होने से यह भारत से लौट गया। बेबीलोन में ही 323 बीसी में 33 वर्ष की उम्र में ये 323 है, 323 बीसी में तबीयत खराब होने से यह भारत से लौट गया और बेबीलोन में ही 323 बीसी में 33 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई, यानी कि जिस बीसी में ये लौट के गया था उसी बीसी में इसकी मृत्यु हो गई। उम्र इसकी थी 33 उस समय जिस समय इसकी मृत्यु हुई थी। इसका अंतिम संस्कार सिकंदरिया जो अफ्रीका में है वहां पर किया गया और मृत्यु कहां पर हुई थी इसकी? बेबीलोन में। और इसका जन्म कहां पर हुआ था? मकदूनिया में, जिसे मीसोडोनिया कहा जाता है। इसके बाद सिकंदर ने भारत में
खैबर दर्रे से प्रवेश किया। सिकंदर ने कहां से प्रवेश किया था? खैबर दर्रे से प्रवेश किया। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है। ये जो दर्रा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। किस नाम से जाना जाता है ये दर्रा? ये है खैबर दर्रे। ठीक है, ये खैबर दर्रे से इसने भारत में प्रवेश किया था। ये मैंने टॉपिक इसलिए यहाँ पे नीचे नीचे लिखा है कि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि सिकंदर ने प्रवेश किस जगह से किया था। ठीक है, पर ये मैंने लिख दिया, अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका उत्तर दे सकते हो। खैबर दर्रे से इसने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया था और कौन सी शताब्दी थी तब? तीसरी शताब्दी बीसी थी। ठीक, खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है। सिकंदर एकमात्र पुरुष है, ठीक है ना, सिकंदर एकमात्र ऐसा पुरुष था जिसका जन्म, ठीक है ना, मृत्यु एवं अंतिम संस्कार अलग अलग देशों में हुआ। इसका जन्म मकदूनिया में हुआ था और मृत्यु इसकी बेबीलोन में हुई थी और अंतिम संस्कार इसका सिकंदरिया अफ्रीका में हुआ था। तो देखिए आपके सिविल सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चलाया जा रहा है। इससे आपका चाहे स्टेट लेवल एग्जाम हो या फिर सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, दोनों को आप अच्छे स्कोर के साथ में निकाल सकते हो। सिकंदर के बाद आगे आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश 321 से 185 ईसा पूर्व। मौर्य वंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। यानी कि जो मौर्य वंश था उसने सबसे अधिक वर्ष भारत पर राज किया। ये राज है। लगभग 137 वर्ष मौर्य वंश ने भारत पर राज किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य, को दिया जाता है। यानी कि मौर्य वंश की जो स्थापना का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य को और उनके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ। यानी कि जो मौर्य वंश था वह साम्राज्य पूर्व मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ, जो आज का बिहार एवं बंगाल है। ठीक है, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र आज के पटना शहर के पास थी। चक्रवर्ती अशोक सम्राट के राज्य में मौर्य वंश का वृहद स्तर पर विस्तार हुआ। यानी कि चक्रवर्ती अशोक सम्राट के राज्य में ही मौर्य वंश का सबसे अधिक विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य वंश सबसे महान व शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। यानी कि सम्राट अशोक के कारण ही जो मौर्य वंश था वो संपूर्ण विश्व में शक्तिशाली बनकर के प्रसिद्ध हुआ। आगे नेक्स्ट, पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, मृदभांड एवं मोहरे आते हैं। नेक्स्ट, अशोक के 14 शिलालेख। 14 शिलालेख में सबसे पहला शिलालेख संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है और पशु बलि पर प्रतिबंध वे वन्य जीव संरक्षण। यानी कि जो पहला शिलालेख है उसमें संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है और पशु बलि पर प्रतिबंध और वन्य जीव संरक्षण के बारे में उल्लेख है। दूसरा शिलालेख मनुष्य एवं पशु दोनों का ही चिकित्सा। तीसरा शिलालेख राजकीय अधिकारियों को हर
5वें वर्ष दौरे पर जाने के लिए निर्देश। तीसरे शिलालेख में जो राज्य के अधिकारी थे उनको हर 5वें वर्ष दौरे पर जाने का निर्देश। वे कुछ धार्मिक नियम जैसे ब्राह्मणों को समायान वे महामात्यों की नियुक्ति का वर्णन तीसरे शिलालेख में है। चौथा शिलालेख मेरी घोष की जगह पर धम्म घोष की घोषणा, यानी कि धम्म किया जाता है, धर्म की घोषणा। पांचवा शिलालेख धर्म महामात्रों की नियुक्ति। पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। छठा शिलालेख आत्म नियंत्रण की शिक्षा का उल्लेख है। सातवें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है और आठवें शिलालेख में भी अशोक की तीर्थ यात्राओं का शिलालेख है। जो सातवां शिलालेख है उसमें सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें जो अशोक की तीर्थ यात्राएं थी उनका उल्लेख किया गया है 7वें शिलालेख में और 8वें शिलालेख में। अब इसके बाद आता है 9वां शिलालेख सच्ची भेंट व सच्चा शिष्टाचार का उल्लेख 9वें शिलालेख में किया गया है। इसके बाद अशोक का 10वां शिलालेख राजा और उच्च अधिकारियों हमेशा प्रजा हित में सोचे, यानी कि जो राजा थे और उच्च अधिकारी थे 10वां शिलालेख में प्रजा के लिए, प्रजा के हित में सोचने के लिए वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 11वां शिलालेख अशोक के धर्म विजयों का वर्णन 11वें शिलालेख में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट 12वां शिलालेख स्त्री महामात्रों की नियुक्ति सभी प्रकार के विचारों का सम्मान, यानी कि स्त्री महामात्राओं की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों का उल्लेख 12वें शिलालेख में किया गया है। अब अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन। ठीक है, एक तो कलिंग युद्ध का वर्णन व अशोक का हृदय परिवर्तन और पड़ोसी राजाओं का वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है। अब नेक्स्ट और लास्ट 14वां शिलालेख, यानी कि अशोक का 14वां शिलालेख जनता को धार्मिक जीवन बिताने को प्रेरित करना। ये अशोक के 14 शिलालेख थे। प्रत्येक शिलालेख में किस तरह का वर्णन है वो इसमें मैं आपको बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जानकारी ये बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। आगे हम बात करेंगे अशोक के 7 स्तंभों की। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अशोक के 7 स्तंभ लेख। जो पहला स्तंभ लेख है वह है टोपरा स्तंभ। यह अंबाला से प्राप्त हुआ। टोपरा स्तंभ जो है वो अंबाला से प्राप्त हुआ और वर्तमान में फिरोज शाह दिल्ली में है। ये फिरोज शाह के द्वारा अंबाला से दिल्ली ले जाया गया। इसके बाद मेरठ स्तंभ, यह मेरठ से प्राप्त हुआ और वर्तमान में दिल्ली में है। तीसरा इलाहाबाद स्तंभ, ये कौसांबी से प्राप्त हुआ और वर्तमान में इलाहाबाद में है। यह 3 शासकों से संबंधित है। पहला शासक है इसमें अशोक, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा जहांगीर। इसके बाद नेक्स्ट सांची स्तूप, यानी कि चौथा जो स्तंभ है वह है सांची स्तूप। यह अब नष्ट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट 5वां जो स्तंभ है वह है सारनाथ स्तूप। इसी स्तंभ से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। जो राष्ट्रीय चिन्ह जो लिया गया है वह सारनाथ स्तूप से लिया गया है। इसके बाद जो छठा है अशोक का छठा स्तंभ है लौरियानंदगढ़ स्तूप। यह बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ है, यानी कि जो लौरियानंदगढ़ स्तूप है अशोक का वो बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट और जो 7वां है वह है रामपुरवा स्तंभ। यह भी चंपारण से प्राप्त हुआ है। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में।
वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। जो रामपुरवा स्तंभ है वह भी चंपारण यानी कि बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ है और वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो ये थे हमारे अशोक के 7 स्तंभ। यहाँ तक जानकारी आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो वीडियो को दोबारा रोक करके देख सकता है, और तब भी आप नोट्स बनाते हो तो वीडियो को रोक रोक करके नोट्स बना सकते हो।